देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक बेहद खास मेहमान जो एक खुरदरी शख्सियत और दानेदार आवाज के मालिक रहे। उन्होंने नाटक किए, फिल्में की कई भाषाओं में, कला फिल्मों से व्यावसायिक फिल्मों तक गए, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक पहुंचे। लेकिन कुछ है उनकी जिंदगी में, उनके सिनेमा में जो अधूरा सा लगता है। पूछेंगे उनकी जिंदगी माला माल बिक्री की तरह कटी या कुछ अर्धसत्य रह गई। हमारे साथ जाने माने अभिनेता ओमपुरी। ओम जी, आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे। कौन सा चेहरा है जो आपको देखने में पसंद आता है? कौन सा दौर है आपका? कौन सा चेहरा? हाँ, खुद का या किरदार का? खुद का। अर्ध सत्य, जो कि पूर्ण सत्य है। अपनी फिल्में जब आप देखते हैं पुरानी, तो उसमें आपको कमियां ज्यादा दिखाई देती हैं या खूबियां? बहुत कम कमियां दिखाई देती हैं, खासकर जो हमारे सामाजिक संदर्भ से जुड़ी हुई फिल्में हैं। और कई फिल्मों में ऐसा जरूर लगता है कि अरे यार, यहाँ ये कर सकते थे। इधर आप फिल्में कम कर रहे हैं और आपने बयान देने में कुछ सक्रियता बढ़ाई है, ऐसा कहना सही होगा कि नहीं? नहीं, आप लोग पूछते हो तो हम बोलते हैं। हम तो आपके घर थोड़ी जाते हैं हम बोलने। आप लोग पूछते हो, हम जो हमें लगता है हम बोल देते हैं। पर आप आगे और इसमें जाना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं? देखिए, जब तक आप पूछते रहेंगे मैं बोलता रहूंगा। मतलब आप जैसे शरीफ आदमी जो हैं, तो हम तैयार हैं आपको जवाब देने के लिए। और हम तो वो कहते हैं जो आम जनता सोचती है या कहना चाहती है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। उनको मौका सिर्फ 5 साल में एक बार मिलता है। उनके पास बंदूक है और कारतूस है, लेकिन वो वही कारतूस है जो बहुत साल पहले भगत सिंह जी ने पार्लियामेंट में फेंका था। मतलब पटाखा है, उससे कोई मरता नहीं। लेकिन वो 5 साल बाद ही दिखाते हैं अपना कि भैया तू निकल, तू आ। तो इसमें आप अपनी सक्रियता और बढ़ाना चाहते हैं और हिस्सेदारी करना चाहते हैं? से ही सर, मेरी फिल्में भी वहीं से शुरुआत हुई थी। और मेरी पहली मोहब्बत जो है वो उसी सिनेमा से है जो लोगों की आवाज और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके जी। और ये आदत तो छूटेगी नहीं मरते दम तक। आपने पिछले दिनों एक बयान दिया, वो सुन लेते हैं। अभी तो देखिए, हमारे पास तो कोई चॉइस है नहीं सिवाय मोदी जी की गोदी में बैठने के, और हमें किसी की गोदी नजर नहीं आ रही है। बाकी गोदियां हमने देख ली। मतलब क्या कह रहे हैं आप इसमें? नहीं, आपको कुछ खराब लगा इसमें? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास चॉइस है क्या? नहीं, मैं खराब और सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ समझने। देखिए, कांग्रेस ने तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। बिफोर नरसिम्हा जी बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर, मैंने साउथ में शूटिंग कर रहा था। मैंने कहा ये अजीब है यार, हमेशा नॉर्थ का ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। 4 स्टेट्स हैं साउथ की। 1 साल बाद देखा आ गए भाई साहब साउथ के। सरदार जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, हेड ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो चुके हैं, एयरफोर्स के हो चुके हैं सरदार अर्जुन सिंह। राष्ट्रपति हो चुके हैं। कौन? यानी जैल सिंह। हाँ, यानी जैल सिंह। आपने एक चाल बहुत अच्छी चली थी जब कांग्रेस की जीत हुई थी, और सब लोग अपोजिशन जो है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती, तो बनी नहीं। उसने सरदार मनमोहन सिंह जी को बैठा दिया, तो उनके मुंह बंद हो गए। प्रताप जी, पहले तो ऐसा था कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग, खास करके बंबई के, किसी राजनीति के झमेले में पड़ते नहीं थे। किसी के पक्ष में कुछ बोला नहीं जाता था। अभी भी ऐसे लोग हैं। मगर आजकल गए 2 साल से
एक के बाद एक बयान आ रहे हैं और वो जैसे आपने अभी कहा वो कांग्रेस के ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो एहसास जो है वो अभी 2 साल में ही आया? नहीं, हमारा तो पहले से ही था, लेकिन हमें पहले मौका नहीं मिलता था, आप लोग बुलाते नहीं थे क्योंकि हम तब छोटे आदमी थे। अभी एक आध बार इनके नाम का दबंग स्टेटमेंट दे दी तो इसलिए अब आप लोग याद करते हैं कि यार ये तो थोड़ा शोर शराबा करता है, यार ये तो शो हमारा जो है बढ़िया हो जाएगा। क्यों? ठीक कह रहा हूं। मगर पहले तो ऐसे नहीं कहते थे कोई। अब की बार जो जिस तरह से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। नहीं, देखिए, एक के बाद एक बयान आ रहा है क्योंकि उसकी जरूरत पड़ रही है। बहुत सालों तक इसकी जरूरत नहीं थी, तरक्की हो रही थी और तरक्की बहुत हुई है इस देश में। लेकिन अगर हमारी करप्शन खत्म हो जाए और बेईमानी खत्म हो जाए, लालच खत्म हो जाए, तो ये देश कहां से कहां पहुंच सकता था। ये एक पिछले दिनों जो बयान की जब बात आई है तो पिछले दिनों जो बयान दिए उसमें एक बयान है जो नसीर ने दिया जी, उस पर अनुपम खेर ने जवाब भी दिया, वो एक बार सुन लेते हैं। जो कभी कश्मीर में नहीं रहा वो आज कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ रहा है। अचानक अनुपम खेर विस्थापित हो गए। उनका ये कहना कि मैं कश्मीर का नहीं हूँ, इससे मुझे कश्मीर के बारे में मुझे हास्यास्पद लगा, थोड़ा सा हास्यास्पद बेवकूफाना भी लगा। तो ये जो बयान उन्होंने दिया, क्या अनुपम खेर को कश्मीर पर बयान देने चाहिए? क्या जो कश्मीर में नहीं रहते उनको भी इस तरह के बयान देने चाहिए? बिल्कुल, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और कश्मीरी हमारे भाई हैं और हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो क्यों नहीं? अगर कश्मीरियों को, जो कि वहां के ओरिजिनल बाशिंदे थे, और जब कश्मीर का पार्टीशन के वक्त झगड़ा हुआ तो हिंदू वहां का राजा था हरि सिंह, तो उन ओरिजिनल बाशिंदों को माफ कीजिएगा, मुस्लिम भाइयों ने उनको वहां से उनकी प्रॉपर्टी छीनकर उनको खदेड़ दिया और सरकार ने कोई बहुत वो नहीं किया उनके लिए, बहुत बड़ा बंदोबस्त ये वो। होना तो ये चाहिए था, आप उनके पेपर देखो कश्मीरियों के कि आपके पास इतनी जायदाद थी, हम देते हैं आपको उतनी जायदाद। और दूसरे, इन चीजों का मुकाबला होना चाहिए, एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, गट्स होने चाहिए। अनिल तिवारी जी, ओमपुरी जी, मेरा सवाल ये है कि आज अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो बयान दिए जा रहे हैं और भद्दे और वल्गर चीज़ें हो रही हैं और उसमें बॉलीवुड के लोग भी शरीक होते जा रहे हैं, जैसे अभी तन्मय भट्ट ने लता मंगेशकर जी और सचिन तेंदुलकर पर जो किया, तो आपने उसके बारे में बोला भी है, अरेस्ट करने की बात हुई है। कैसी कार्रवाई चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो? सरकार क्या करे? आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? सरकार को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, किसी को मेरा मन करता है आपको थप्पड़ मार दूंगा जी, मैं डेमोक्रेसी है, मेरा मन किया मैंने थप्पड़ मार दिया। डेमोक्रेसी की एक हद है, एक लिमिट है। आप अपनी बात कहें, आपके जो व्यूज हैं वो कहें, लेकिन ये नहीं है कि आप बकवास करें। लता मंगेशकर जी की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन के पूरा देश उन्हें मानता है और उनकी बहुत योगदान है हमारी संस्कृति में। और सचिन तेंदुलकर भी दुनिया में उसने हमको मशहूर किया है, आज वो वर्ल्ड क्लास का क्रिकेट था। ये बताइए, ये जो हल्ला हो रहा है उड़ता पंजाब पर, उस पर आपकी क्या राय है? क्या सेंसर बोर्ड अपनी सीमा लांघ रहा है या सेंसर बोर्ड का काम ही है? लांघ नहीं रहा, वो चल नहीं रहा, कूद रहा है। 80-82 कट एक फिल्म में, देखिए ये जो लड़के फिल्में बनाते हैं ना, इस तरह की जो हमारे यहां हो रहा है, घट रहा है, उसको आप देखना नहीं चाहते हो? हम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के 2 ही कान होने चाहिए उसकी तरह, मतलब आप सुन ही रहे हो। पता नहीं वो 10 साल से, उससे भी शायद ऊपर
पंजाब की हालत इतनी खराब है नौजवानों की, 4-5 लड़कों से तो मैं मिला हूं, कोई ऐसा है, कोई ऐसे बात कर रहा है, और मां बाप इतने दुखी, इतने परेशान, जगह जगहों पे उनको इलाज के लिए भेज रहे हैं, और ड्रग्स आराम से मिल रही हैं। कोई क्राइम नहीं हो सकता बिना शक्तिशाली लोगों के नेक्सस से, और शक्तिशाली लोग हैं पुलिस और पॉलिटिशियन। बीजेपी क्यों चुप है? क्या उनको पता नहीं है कि पंजाब में क्या हो रहा है? मैं शूटिंग कर रहा था, उस घर वाले लड़के ने आके मुझे इतना बड़ा अफीम का गोला दिखाया, लेंगे? मैंने कहा नहीं है, मैं तो, लेकिन मुझे ये याद आ गया, मैंने कहा मेरी नानी मामूली सी 85 साल की थी, तो शाम के वक्त तो पता नहीं किस लिए इतना सा दाना वो लेती थी, और अब तो सिर्फ अफीम नहीं, चरस, गांजा, स्मैक, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर इजीली अवेलेबल। मतलब ठीक है, आपकी कोalition गवर्नमेंट है, आप जो बड़े लोग इसमें शामिल हैं उनको पकड़िए, ठीक है, आपकी कुर्सी गिरेगी, मिड टर्म कराइए। मैं आपको दावे से कहता हूं बीजेपी जीतेगी अगर वो ये फैसला लेंगे तो। चलिए, जतिन देसाई। मैं पूछना चाहूंगा कि मोदी जी के बारे में भी जो आपने कमेंट की कि मोदी जी यूएस, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, अफगानिस्तान और कतार यहां पर गए हुए थे, और एनएसजी की बात चल रही कि एनएसजी में हमको बाकायदा उसमें शरीक करें। तो एक तरफ अगर हम देखें तो हिंदुस्तान जो है वो काफ़ी वेस्टर्न ब्लॉक के नज़दीक जा रहा है, और दूसरी ओर कि अगर हम हमारे पड़ोसी मुल्क जो है, नेबरिंग कंट्रीज जो है, कि मिसाल के तौर पर नेपाल में आज एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। अफ्रीकन के बारे में जो चल रहा है, अफ्रीकी सिटीजन्स को लेकर, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों का तालमेल वेस्टर्न ब्लॉक से नज़दीकी और पड़ोसी जो मुल्क है उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात, इसको किस तरीके से करें, और अफ्रीकन केस में क्या हम रेसिस्ट है? नहीं, मेरा ख्याल तो नहीं, हम रेसिस्ट नहीं हैं। हमारे हिंदुस्तान में ही इतनी अलग अलग तरह के धर्म हैं, इतनी अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, इतने अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस हैं, तो हम तो आराम से रह रहे हैं। कभी कभार थोड़ा सा मनमुटाव एक दूसरे से हो गया तो हो गया, लेकिन कोई ऐसा बड़े पैमाने पे तो कुछ नहीं हो रहा। और दूसरे, जहां तक नेपाल का ताल्लुक है, नेपाल की तो हमने हमेशा उसकी मदद की है। दैट इज द ओनली हिंदू किंगडम इन द वर्ल्ड। अब नहीं है, लेकिन हम तो जब भी उनको कोई मुसीबत है हम खड़े रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि पड़ोसी देश उनको कुछ ज्यादा माल दे रहा हो, तो इसलिए हमारी तरफ उनकी रुखाई हो गई। इस पर रहें, पूर्णतः पंजाब पर ही रहें, क्या आपको लगता है जो सेंसर बोर्ड के चीफ हैं वो बिल्कुल तानाशाही से काम कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बार बार इस तरह से उनकी बिल्कुल वो लोगों की आवाज दबा रहे हैं। उन्हें कोई हक नहीं है कि हमारी आवाज सरकार तक ना पहुंचे, जिसके वो जिम्मेदार हैं। ये लड़के जो ये फिल्में बनाते हैं पूरी रिसर्च करते हैं, सरकार भी उतनी रिसर्च नहीं कर पाती। सरकार क्या, अगर चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया मिनिस्टर को, मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया उस जिले के कलेक्टर को, कलेक्टर 4 पुलिस वाले लेता है, 4 दूसरे कर्मचारी लेता है, और आदिवासियों की हालत देखने के लिए चला जाता है। वो वहां तक जाता है जहां जीप जाती है, उसके बाद फिर वो अपने फॉरेस्ट बंगले में बैठ जाता है और दूसरों को कहता है जरा देखो यार आगे कोई समस्या है क्या। अरे समस्या उसके बाद पैदल चलने का, जहां सड़क नहीं है, और शहर मीलों दूर है जहां से उनको नमक लाना है जो कि बहुत जरूरी है, और तेल लाना है जो कि बहुत जरूरी है खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो ये लड़के इतनी रिसर्च करके इस तरह की फिल्में बनाते हैं और अपनी आवाज लोगों, ये कोई रेवोल्यूशन थोड़ी ला रहे हैं, ये कोई हथियार लेके थोड़ी खड़े, एक फिल्म है यार। उस फिल्म को आप रिलीज नहीं होने दे रहे, उसमें कट लगाते हैं। हमारी एक दूसरी फिल्म भी जो अभी रिलीज हुई है किसान आत्महत्या के बारे में, प्रोजेक्ट मराठवाड़ा, उसमें से ये बीटी बीज जो कि किसानों पे थोपा जा रहा है, उनको नहीं पसंद। वो
कहना चाहते हैं, किससे कहें, किससे कहें? हमने अपनी फिल्म के जरिए उनकी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए कि फार्मर के पास, ठीक है आप विदेशी बीज लाना चाहते हो, लाओ बीटी, लेकिन किसान को चॉइस तो हो, तुम कौन सा बीज बोना चाहते हो? उनको क्या पता है किसानी का? किसान को पता है कैसे फसल उगानी है, सरकार को थोड़ी पता है। तो आप क्या कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड को हटा देना चाहिए या उसके चीफ को हटा देना चाहिए? सेंसर बोर्ड को हटाना तो मैं कह नहीं सकता कि कहां तक सही होगा, पर प्रहलाद निहलानी, लेकिन निहलानी जी बहुत ज्यादती कर रहे हैं। उन्होंने जिंदगी भर कमर्शियल फिल्में बनाई हैं और मनोरंजन की फिल्में बनाई हैं। आज वो मतलब सरकार का उद्धार करने चले हैं, सरकार को खुश करने के लिए कर रहे हैं आप। आपका रोल वो नहीं है। आपका रोल ये है कि जो सच्ची फिल्म है, जो समाज से जुड़ी हुई फिल्म है, जिस फिल्म ने रिसर्च किया है, उस फिल्म की जबान आप बंद नहीं कर सकते। और खुशकिस्मती से पास्ट में जो हुआ है कि सेंसर बोर्ड ने बैन लगाया, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं। तो आई होप, वो मुकदमा अभी कोर्ट में है, आई होप कि कानून अपना फर्ज निभाए। मनीषा पूछे जी। Sir, you've already answered part of my question कि ये जो उड़ता पंजाब में जो दिखाया गया है ड्रग्स का प्रॉब्लम, जो सिंस आप यू आर फ्रॉम पंजाब, ये सही होता है वहाँ पे, आपने बोला है? जी बिल्कुल, मैंने लड़कों को देखा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि फिल्म एक मीडियम हो सकता है ऐसी चीज़ों को क्लियर करने में और मतलब हेल्प करने में, सॉल्व करने के लिए ऐसे जो? बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। पंजाब में जो समस्या चल रही है वो उड़ीसा को इतना नहीं पता है। हम चाहते हैं उड़ीसा को भी पता चले, बंगाल को भी पता चले, गुजरात को भी पता चले, पूरे देश को पता चले, ताकि देश उस पर रिएक्ट कर सके। ये बहुत ज्यादा। और दूसरे, पंजाब इज अ वेरी सेंसिटिव स्टेट, इट इज अ बॉर्डर, और पंजाब जाना गया है मेहनत और बहादुरी से। हमेशा जितने इन्वेडर्स आए हमारे यहाँ, मुगल आए, टर्क आए, अफगान आए, पहली छाती पंजाबियों की होती थी। उसको रौंद के फिर आप आगे जा सकते हो जी। और उसमें उन्होंने कभी कोताही नहीं की, बहादुरी से लड़े। ओमपुरी जी, मैं आपको फिर से फिल्मों की तरफ लाना चाहता हूँ, बहुत पॉलिटिक्स हो गया। महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि को लेकर के इस समय 2 फिल्में बनी, एक मराठी भाषा में सैराट और दूसरा आपकी प्रोजेक्ट मराठवाड़ा। सैराट आमदनी के सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है जी। और आपकी फिल्म में जब हम पीछे बैठ के देखते हैं तो आगे सीटें हमको खाली दिखाई देती हैं। ये क्या संवेदनशीलता की कमी है लोगों में या क्या कारण है? देखिए, संवेदनशीलता की बात ऐसी है कि जो वर्किंग क्लास है वो तो आज के जो टिकट हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो वेट करता है डीवीडी आ जाए या दूरदर्शन पे दिखाई जाए। अब 300 रुपए का, 350 रुपए का टिकट, मैं कहता हूं मध्यम वर्ग भी, 6 आदमी अगर घर के जाएंगे, बच्चे पॉपकॉर्न भी मांगेंगे, कोल्ड ड्रिंक भी मांगेंगे, तो 2-2.5 हज़ार चाहिए आपको। इसीलिए वो सिर्फ इस फिल्म में नहीं, बहुत सारी फिल्मों में ऐसे, मैं कई बार गया हूं, वो देखा 10 लोग बैठे हैं और फिल्म 2 हफ्ते चल चुकी, बस आजकल चलती ही 1-1.5 हफ्ता है फिल्म, बड़ी से बड़ी फिल्म भी। इसीलिए वो 1000-2000 प्रिंट लगा देते हैं कि पहले हफ्ते में कमा लो जो कमाना है, पहले 3 दिन में कमा लो। इस तरह की छोटी फिल्म जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अभी 400 प्रिंट रिलीज हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, दूसरी चीज ये है, ये जिम्मेदारी ज्यादा मध्यम वर्ग की है कि वो इस तरह की फिल्म को पेट्रनाइज करें। जो मैं दाद देता हूं उस प्रोड्यूसर की, वो इनसिक्योर है, उसको मालूम था पहले से कि ये मैं जो बना रहा हूं मेरा पैसा सुरक्षित नहीं हो सकता है मेरा पैसा सुरक्षित ना हो, उसमें है ही नहीं, मनोरंजन ही नहीं है कुछ, फिर भी उससे लेकिन फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं। लेकिन मैं आवाम से ये कहता हूं कि अगर आप उस प्रोड्यूसर को मार देंगे, उसकी फिल्म नहीं देखेंगे, तो वो दूसरी फिल्म कैसे बना पाएगा? वो तब बनाएगा अगर उसका पैसा वापस। वो कहता है मुझे मुनाफा नहीं चाहिए,
कम से कम मुझे इतना तो आए कि मैं एक और किसी सामाजिक विषय पर फिल्म बनाऊं। तो ये इस तरह की फिल्म को सहारा देना पत्रकारों का और मध्यम वर्ग का, उनकी जिम्मेदारी है। और गरीब आदमी की जिंदगी में तो वैसे ही इतना दुख है, तो वो किसान वो तो खुद आत्महत्या करना चाहता है। तो आप क्या कह रहे हैं कि हमारा जो मध्यम वर्ग है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता? बिल्कुल, उनको नाच गाने वाली फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो एंटरटेनिंग है। पर ये गलत है क्या? वो भी तो परेशान होना चाहता है, वो नहीं देखना चाहता, वो एक तो घर में रोए। और मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि मनोरंजन हमारी जिंदगी का एक मतलब जरूरी हिस्सा है। मनोरंजन जरूरी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मनोरंजन किस किस्म का। जब आप अपनी करियर को देखते हैं, पर्सनल लाइफ को देखते हैं, अकेले आप बैठते हैं कभी शाम को, कोई ऐसी चीज है जो आपको ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हुआ? बिल्कुल लगता है, खासकर रिश्तों के संदर्भ में। काश मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना होती। ओम जी, मेरा सवाल यह है कि आपका पिक्चर प्रोजेक्ट मराठवाड़ा जो है, जो महाराष्ट्र के जो फार्मर्स खुदकुशी कर रहे हैं उसके ऊपर आधारित है, लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि नाना पाटेकर के अलावा बॉलीवुड के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक भी व्यक्ति, उनको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे हमारे जो स्टेट जो है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम हजारों करोड़ रुपया हर साल हम लोग कमाते हैं, इतनी सारी सुविधाएं कि फायदा उठाते हैं यहाँ पे बॉम्बे में, कोई ऐसा बॉलीवुड के कोई स्टार को या प्रोड्यूसर को या ऐसा नहीं लगा कि 20,000 लोग खुदकुशी किए हैं महाराष्ट्र में, उनके लिए हमको कुछ करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि ये पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है? मैं कहूंगा सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं, हर हिंदुस्तानी के लिए शर्म की बात है। वो आदमी हमारा पेट भरता है, किसान। अगर एक भी किसान हिंदुस्तान में खुदकुशी करता है तो हम सब के लिए शर्म की बात है। मतलब क्या हम एक साल में कितने लोगों ने आत्महत्या की होगी? 10, 15? क्या हम उन 15 लोगों की देखभाल नहीं कर सकते थे? मैं इसको जिम्मेदार ठहराता हूं, इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूं पंचायत को। पिछली सरकार ने पंचायती राज बनाया था। पंचायत के पास अपना बजट है जो कलेक्टर के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। तो सरपंच की यह जिम्मेदारी नहीं है कि अपने गांव में देखे भाई किसकी हालत खराब है या कौन सफर कर रहा है, किसकी फसल बर्बाद हुई है। ओम जी, मेरा सवाल ये था कि इतने सारे धन नहीं आपके पास है हिंदी फिल्म में इतने सारे धन है, अब्जोपति बहुत सारे लोग हैं, एक एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपया 150 करोड़ रुपया बड़े सुपरस्टार चार्ज करते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। जिस स्टेट ने मुझे इतने सारे मोहब्बत दिया है, इतने सारे मुझे सहूलियतें दिया है, जिसकी वजह से आज मैं जो भी हूं महाराष्ट्र की वजह से। मैं बिल्कुल मानता हूं आपसे, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कई स्टार्स ने मदद की है। सलमान खान बहुत करते रहते हैं, आमिर खान ने भी धन भेजा, अक्षय ने भेजा है, और नाना का मैं बहुत ही मुझे ये उसका जेस्चर जो है वो बहुत ही बड़ा संवेदनशील इसलिए लगा कि वो देखिए कई बार ये है कि नाना ठीक है करोड़ों ना दे सके, दूसरे स्टार दे सकते हैं। तो नाना एक तो ज्यादा फिल्में करता नहीं है, लेकिन जाके गले मिलके किसान को उसके बच्चों के सर पे हाथ फेर के उससे भी बहुत ताकत मिलती है। तो नाना वो कर रहा है। नाना ने एक फंड भी शुरू किया है। लेकिन अगर आप हमसे ये सवाल कर रहे हो कि फिल्म इंडस्ट्री वालों के पास पैसा है, तो क्या पूंजीपतियों के पास नहीं? क्या नेताओं के पास नहीं? फिल्म इंडस्ट्री अपनी जो जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं निभाते हैं? मैं तो कह रहा हूं ना कि निभाई है, कुछ लोगों ने निभाई है। मैं आपसे लेकिन सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से ही अपेक्षा करना तो सही नहीं है ना। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नाना अगर आपसे कहते हैं कि चलिए आपको बुलाते हैं कि आइए आप भी मेरे साथ और लोगों से बात कीजिए, आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। तो ये कैमरा लगा हुआ है, आप नाना से सीधी बात कर लीजिए, हम कहेंगे नाना ये शो देखें। नाना
धन्य हो मेरे दोस्त। May God keep you happy and strong, and I'm really touched what you are doing. तुम किसानों के बीच बैठ के उनके सुख दुख बांट रहे हो, उनकी जो भी मदद कर सकते से पैसे से या दूसरे लोगों को परसुएड कर रहे हो कि भाई इसमें आप योगदान दो, जो कि वैसे तो जिम्मेदारी जनता की नहीं, सरकार की है। और सरकार नेताओं के पास अपार धन है, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े महल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा जा रहा है। तो लेकिन बहरहाल हमारी भी जिम्मेदारी है। आप उनको ये भी कहने वाले थे कि आप अगर वो बुलाएंगे तो आप आने को तैयार हैं? बिल्कुल नाना, नहीं ये तो मारा फोन कर, तुझ्याकडे माझा फोन आहे। चलिए, अमित भंडारी। पुरी साहब, आपको लगता है कि मोदी सरकार किसानों की आत्महत्या पर रोक लगा पाएगी या मोदी जी को अभी लोह पुरुष बनने की जरूरत है? नहीं, लोह पुरुष तो बनने की जरूरत बहुत पहले से रही है, क्योंकि पॉलिटिकल विल किसी में नहीं। अब तक हमारी आजादी के बाद किसी में पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई दी, शायद कुछ हद तक मिसेस गांधी में थी। आपकी एक शिकायत रही है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसने आपके टैलेंट को उतना पहचाना नहीं और नहीं आपको उतना मेहनताना मिला जितना आपको मिलना चाहिए था। क्या ये बात सही है? कहां तक सही है ये बात? देखिए, मैंने इन शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन बल्कि मैंने ये कहा है कि आर्ट सिनेमा ने मुझे इज्जत बख्शी, मेरी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाया और मुझे स्टेटस दिया, मुझे अवार्ड्स मिले, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में मेरी फिल्में गईं, लेकिन धन नहीं होता था आर्ट सिनेमा में। अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। अगर कम पैसा भी मिलेगा उस फिल्म में तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन कमर्शियल सिनेमा ने मुझे बेहतर ज़िंदगी दी, मुझे घर मिला, मेरे परिवार को सुरक्षित किया कि वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन डिस्पैरिटी बहुत है। मतलब एक स्टार को अगर 15 करोड़ मिलते हैं तो कैरेक्टर एक्टर को किसी को 30, किसी को 50 लाख, किसी को 75 लाख, ऐसा ही होता है। पर ये कि आप 15 करोड़ का आप करेंगे क्या? आप रख भी नहीं पाएंगे 15 करोड़। नहीं तो आप भाई जरूरत से ज्यादा होगा। आप जैसे बेचारे किसानों की आत्महत्या है, तो इस तरह की चीजें मैं करता रहता हूं मेरे भाई। और एक सेंटेंस है अंग्रेजी में, चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरा भाई अनपढ़ था, मतलब 8वीं कक्षा पास था और बच्चे 4 उसके। जब पंजाब में समस्या थी तो मैं तीनों बच्चों को ले आया अपने पास, वो छोटे छोटे थे, और उनको यहाँ पढ़ाया और उसके बाद उनकी शादी ये वो सब, नाउ दे ऑल सेटल्ड। भाई को भी बुला लिया और अपने रिश्तेदारों की भी मदद की। ये नेत्रालय है, शंकर नेत्रालय, वहाँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है वो कि मरीजों को इतने अच्छे से देखा जाता है, तो वहाँ भी मैं हमेशा कुछ ना कुछ भेजता हूँ। तो मेरी जितनी क्षमता है उसके मुताबिक मैं करता हूँ। तो अगर 15 करोड़ आपके मुंह में घी शक्कर वो मिलने लगे तो मैं बेहतर फिल्म भी बनाऊंगा, ये करूंगा उसको। फिल्म बनाना चाहते हैं आप? जी। कहानी है आपके दिमाग में? अरे बहुत कहानी है, लिटरेचर बड़ा पड़ा है हमारा। प्रेमचंद जी आज भी रेलेवेंट है। चलिए, सारे प्रोड्यूसर सुन लें, ओमपुरी। हम ये तो हमारी फिल्म भी बनाना चाहते हैं। बदकिस्मती है कि हम विदेशी फिल्मों से चुरा चुरा के फिल्में बनाते हैं, जबकि भरा पड़ा है हिंदुस्तान लिटरेचर से। गरिमा चंद्रा जी। जी ओम जी, आपने हर तरह का सिनेमा किया, कमर्शियल, आर्ट फिल्में की, आपने थिएटर और टीवी भी किया, पर क्या आप अपने किरदार से जो अभी तक आप करते आए हैं उससे संतुष्ट हैं या कोई एक ऐसा बाकी है, इच्छा है मन में करने की? देखिए जी, मैं 2 फिल्मों से, खासकर एक फिल्म से मैं आई फील वेरी एम्बेरस्ड, और मैं कोई जिक्र करता है मेरा मन करता है उसका गला घोट दूं या छुरा मार दूं। वो थी बुढ़ा मर गया। खबरदार किसी ने देखी तो। चलिए, अनुजा कार्णिक। कुछ
ओम जी, आपने हिंदी भाषी सिनेमा के अलावा अन्य भाषी भी सिनेमा किया, आपने कन्नड़ा किया, आपने पंजाबी किया, तमिल किया, मलयालम किया। तमिल नहीं किया। मलयालम किया आपने? क्योंकि वो हिंदी नहीं बोलते और मैं तमिल नहीं बोलना चाहता। तो ये सारे आपने रीजनल सिनेमा किए, मगर सबसे पहले आपने एक रीजनल सिनेमा किया था, मराठी में किया था, मणिकॉल का सिनेमा किया था, घाशीराम कोतवाल, मगर वो रिलीज नहीं हो पाया। और उसके बाद आपने कभी मराठी फिल्म की ओर आप आए ही नहीं, बाकी रीजनल फिल्मों की ओर गए, और अभी जाकर आपने एक मराठी फिल्म की है जो रिलीज होने वाली अभी अगस्त में। क्या हुआ बीच में? मराठी में अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, आप हिंदी में व्यस्त थे, किसने ऑफर नहीं किया? देखिए, मैं मराठी सिनेमा की बहुत इज्जत करता हूँ, मलयालम सिनेमा की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बैलेंस बना के रखा है और अभी तक वो है कि वो अच्छी फिल्में भी बनाते हैं जो सामाजिक सच्चाई से जुड़ी हुई हैं और कमर्शियल फिल्में भी बनाते हैं। जैसे मैंने एक बैलेंस बना के रखा है। लोग कहते हैं हाउ डिड यू मैनेज इट? आई सेड भाई, अब ये फिल्म आई किसान हत्या पे और मैंने उसके लिए दाढ़ी रखी, हालांकि मुझे बड़ी परेशानी हुई। चलिए, फिल्म से और इन सब से हटे निजी जिंदगी में आए, क्या आपको लगता है कि रिश्ते जो हैं उनके बारे में जो आप सोचते थे, क्या उम्र के साथ साथ उसमें कोई बदलाव आया है? रिश्तों के बारे में आपकी सोच क्या उम्र के साथ बदली है? क्या मतलब, कौन से रिश्ते? कोई भी रिश्ते, इंसानी रिश्ते। मुझे समझ नहीं आपका सवाल। मतलब आपका मेरा रिश्ता दोस्ती है, तो दूसरे क्या उम्र के साथ साथ उसमें कोई बदलाव आया है? कुछ रिश्तों में तो नहीं आया, लेकिन हाल ही में आया। बड़ा लंबा रिश्ता था, 40 साल पुराना, लेकिन अभी हाल में आया। हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कुछ आपने कहा तो उनको लगा अरे यार ये इस तरह का आदमी है, हो जाती है ऐसी चीजें। मनीषा पूछिए। सर, आपने अपनी करियर में बहुत सक्सेस देखे हैं, आपको जिंदगी में कुछ ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आया हो, चाहे वो इट कुड बी अ मैरिज मे बी? नहीं, मैरिज तो खैर छोटा वो सवाल है, अवॉइड नहीं कर रहा हूं, उसके लिए अलग से एक सेशन होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिश्ता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। जी आखिरी जी, शादी के लिए तो तुम्हारा पूरा 1 घंटा चाहिए। मैं अपनी शादी की बात थोड़ी करूंगा, आपकी भी करूंगा, इनकी भी करूंगा, इनकी भी करूंगा, पूरे हिंदुस्तान की शादियों की बात करूंगा। मेरा सवाल ये है कि पिछले साल या मेरे ख्याल से 2014 में 14 या 15 में बहुत खबरें आई थी न्यूज़पेपर में, जहां आपकी धर्मपत्नी जी ने आपके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए थे। मामला जो है वो पुलिस तक भी पहुंच गया था, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कोर्ट में भी वो मामला चल रहा है। जी जी। तो मैं चाहता हूं कि एबीपी के मंच पर इस माध्यम से आप इस बात का खुलासा करें, क्योंकि आपका पक्ष कभी रखा नहीं गया है सामने। तो मैं ये कहूंगा कि एक तो उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर की, क्योंकि उनके एक आईएएस ऑफिसर दोस्त भी हैं, दूसरे वो पत्रकार हैं, तीसरे वकील साथ में था। तो अगर आप कहो जी मैं पत्रकार हूं, आपने मेरी एफआईआर नहीं दर्ज की, कल सुबह अखबार में होगा, अब वो बेचारा छोटा सा इंस्पेक्टर डर जाएगा ना कि चाहे ये कुछ इससे निकले ना निकले, लेकिन इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ठीक है। दूसरे मीडिया, तुम लोग रखोगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि उनसे उनकी स्टेटमेंट्स ली और मीडिया दिखा रहा है मेरे अर्धसत्य के सीन में उसको पीट रहा हूं मुलजिम को, ये वैसा गुस्सा और ये वो। इधर मेरी बीवी की इंटरव्यू, इधर मेरा रेखा जी के साथ वो रोमांस और लव मेकिंग सीन चल रहा है, और इधर पत्नी बोल रही है मुझे किसी ने फोन नहीं किया, आपका क्या वर्जन है? मीडिया नहीं सर, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। ये रखोगे नहीं तो मुझे मालूम है, नहीं ऐसा, क्योंकि जिन्होंने दिखाया है उनके खिलाफ ये थोड़ी बोलेंगे। नहीं ऐसा मत। एक न्यूज़पेपर दूसरे न्यूज़पेपर के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा। मीडिया प्रोटेक्ट्स मीडिया, ये सच है, सच है। आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, हमें शो तो आने दीजिए। मैं आपसे अगर आखिरी सवाल ये पूछूं कि जब आप अपने करियर को देखते हैं, पर्सनल लाइफ को देखते हैं, अकेले आप बैठते हैं कभी शाम को, कोई ऐसी चीज है जो आपको ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हुआ,
या शायद ये दूसरी तरीके से होता तो अच्छा होता? बिल्कुल बिल्कुल लगता है, खासकर रिश्तों के संदर्भ में काश मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना होती, और क्योंकि उसका मैं सिला भुगत रहा हूं। आपने कभी ये सोचा कि जो बुद्धि भ्रष्ट हुई थी वो क्यों भ्रष्ट हुई थी? भावुकता में, भावुक होके, और हम सब इस तरह की भूलें करते हैं। आगे देखेंगे रैपिड फायर। देखना है ओमपुरी 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है अपनी, आक्रोश या अर्धसत्य? आपकी 2 पत्नियां रही, दोनों आपके साथ नहीं है। पत्नियों को जिम्मेदार ज्यादा मानते हैं या खुद को? आपको कौन सा राजनीतिक दल ज्यादा पसंद है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दौर है रैपिड फायर का। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है पास। आप सवाल को पास कर सकते हैं। अच्छा, ये है? ये है। तो फिर तो 5 पास कर देता हूं। और 5 में से 3 जवाब देंगे तो ये गिफ्ट है आपके लिए एबीपी न्यूज की तरफ से, वरना नहीं देंगे कुछ, वरना मुश्किल है। आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है अपनी, आक्रोश या अर्धसत्य? अर्धसत्य। हमारा जो दूसरा सवाल होता है वो कुछ पर्सनल किस्म का होता है। आपकी 2 पत्नियां रही और दोनों आप एक साथ नहीं, लेकिन अलग अलग समय पर। हाँ। दोनों आपके साथ नहीं है। आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं, आप पत्नियों को जिम्मेदार ज्यादा मानते हैं या खुद को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं? मैं तो अपने को ही जिम्मेदार मानता हूं। मेरे जो डिसीजंस थे वो गलत रहे। मैं बहुत भावुक किस्म का आदमी हूं। उससे बेवकूफ भी कहा जाता है, और उससे एक ऐसा लफ्ज भी कहा जाता है जो मैं यहां नहीं कह सकता। शादी के इतर भी आपके संबंध रहे जिनके बारे में आपकी पत्नी ने लिखा है, उन रिश्तों को आप कभी कैसे उनको कैसे आप आत्मसात करते हैं? जो किताब में उन्होंने लिखे हैं, उन रिश्तों की, उन महिलाओं की मैं इज्जत करता हूं। मैंने किसी महिला को कैजुअली नहीं लिया है। मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूं और वो भी मेरी इज्जत करती है। मैंने किसी को एक्सप्लॉइट भी नहीं किया है, और आज तक किसी महिला ने मेरे बारे में कुछ ऐसा लिखा भी नहीं है सिवाय मेरी पत्नी के। और जहां तक उन्होंने लिखा है कि मेरे एक नौकरानी के साथ संबंध रहे, एक तो ये कि वो नौकरानी नहीं थी, वो केयर टेकर थी घर की। वजह उसकी ये थी कि मेरे भाई के 3 छोटे बच्चे, एक कुछ 8 साल का था, एक 12 का था, एक 14 का था, और मेरे बूढ़े पिता। मेरा काम है, आउटडोर शूटिंग आ गई, 15 दिन के लिए चला गया, तो उनको कौन पाले पोसेगा? मैं शादीशुदा नहीं था, 38 साल की उम्र हो गई थी। मोहतरमा अच्छी खासी मतलब एक तरह से सुंदर थी, तो बस लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कोई जोर जबरदस्ती उनके साथ की, और उनसे आप पूछ भी सकते हो। तो मुझे अगेन इससे एतराज है। तीसरा सवाल, अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? आप आर्मी में होते या आप ढाबा चलाते? देखिए, पहला जब मैं स्कूल में था तो मुझे आर्मी में जाने का शौक था, और मैं आर्मी ऑफिसर्स को, जिसके यहाँ 2-3 स्टार लगे हों और रेलवे स्टेशन पर को मैं देख लूं, तो मैं उनको ऐसे देखता था जैसे लोग हीरो को देखते हैं। तो मेरे लिए वो हीरो थे। तो पता नहीं क्या होता अगर यहाँ नहीं आता तो, लेकिन मैं अपनी खूबियां आपको बता देता हूँ। मैं आज अच्छा ढाबा चला सकता हूँ। अगर मेरा शेफ भाग जाए, मैं बना लूँ। मैंने पूछा था कि आप आर्मी में होते अगर एक्टर नहीं होते, या ढाबा चलाते? चलो आर्मी में होते। चलिए, 3 में से 3 जवाब दे दिया, इनाम आपका हो गया है। अरे वाह। एक तरीके से देखें तो 2 दौर आपने देखे। वो दौर जब आप फिल्में बना रहे थे, 70 और 80 वाला दौर, और एक आज का दौर है जिसमें एक बार फिर उस तरह की फिल्में बन रही हैं जो पूरी तरह से कमर्शियल नहीं है। बहुत सारे नए डायरेक्टर आज वैसी कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आपको दोबारा से जिंदगी जीने का मौका मिले तो आप उस दौर में रहना चाहेंगे, 70-80 वाले में, या आज वाले दौर में? 70-80 वाले में, क्योंकि उस वक्त की जो फिल्में थी वो हार्ड हिटिंग थी। अभी हार्ड हिटिंग फिल्में बहुत कम बनती। जैसे आई एम श्योर, आई हैवंट सीन दिस उड़ता पंजाब, बट दिस मस्ट बी अ हार्ड हिटिंग।
इसीलिए मिर्चें लगी हैं सेंसर बोर्ड को। आखिरी सवाल, आपको कौन सा राजनीतिक दल ज्यादा पसंद है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? पता नहीं टिकट कौन देगा उनमें से। आप टिकट चाहते हैं? क्यों नहीं? क्या राज्यसभा क्या कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या एमएलए बनना चाहते हैं? नहीं, उसमें तो फिर राज्यसभा तो फिर फैशनेबल हो गया यार, काम करना चाहते हैं हम तो यार। आप लोकसभा में जाना चाहते हैं? मैं सोच के बताता हूँ 1-2 दिन में। तो ये सवाल पास करें, आपको कौन सी ज्यादा पसंद है, आम आदमी? लेकिन आप ये नहीं पूछोगे कि क्यों? ये भी पूछूंगा, पहले आप बताएंगे कि क्या ज्यादा पसंद है। आप पसंद है, क्यों पसंद है आपको आम आदमी पार्टी? इसलिए पसंद है कि मैंने पहले भी कहा था कि जुम्मे जुम्मे आई पार्टी, उनकी जीत मोदी जी की जीत से कम नहीं है। मोदी जी को पूरे देश ने प्यार किया, बाकी देश केजरीवाल को नहीं जानता था, दिल्ली वाले जान गए थे। तो एक हिसाब से उनको भी उतनी ही बड़ी जीत मिली जितनी मोदी साहब को मिली। पंजाब में आपसे वो कहें कि चुनाव लड़िए, वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप जाएंगे? ये कैमरा आपका है, सीधे बात कर लीजिए आप केजरीवाल साहब से, वो देखते हैं ये शो। केजरीवाल साहब नमस्ते। हम लोग मिले थे अन्ना जी के फंक्शन में और मुझे मीडिया वालों ने कहा जी वो शराब पी के, एक तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, घुटना खराब था, और दूसरे सीढ़ियां आपकी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई थी, कोई छोटी कोई बड़ी, तो आदमी ऐसे, फिर रेलिंग भी नहीं है, ऐसे चढ़ेगा आदमी। एनीवे, टू कट आई गुड लक टू यू एंड यू हैव डन great job. I hope you keep doing it and don't run away like the last time. Remember. चलिए, आपने 5 में से 5 तो बड़ा अच्छा हुआ, लोगों ने आपको माफ कर दिया क्योंकि आपने सच्चे दिल से उनसे माफी मांगी। 5 में से आपने 5 जवाब दिए हैं, तो ये देखिए आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो बहुत भारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही।